नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10 हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बूढ़ी काकी और जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखना और समझने का प्रयत्न करना। तो दोस्तों, अब हम ये जो लेसन है बूढ़ी काकी उससे पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक है जिसका नाम है प्रेमचंद उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। बूढ़ी काकी जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी और निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के उपन्यासकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। दोस्तों, इसके अलावा उनका एक और भी नाम था जिसमें वो उर्दू में लिखते थे और उर्दू में उनका नाम नवाब राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे, यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और बाद में स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद भी किए हैं, निबंध लिखे हैं तथा बाल उपयोगी साहित्य की भी रचना की है। उनकी रचनाओं में देखें तो गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प और गोदान और लास्ट जो उनका उपन्यास मंगलसूत्र जो अपूर्ण था, ये सारे उनके उपन्यास हैं। इन सब उपन्यासों में ये जो गोदान है वो सबसे महत्वपूर्ण उनका उपन्यास माना जाता है, जिसमें उन्होंने भारतीय कृषक की जो कहानी है जिसकी दयनीय हालत को बताने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम आदि उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये जो उनकी 300 जो कहानियाँ हैं उस कहानियों में उनकी कुछ फेमस जो कहानियाँ हैं जिसमें जैसे कि ईदगाह है, कफन है, पूस की रात है, तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की दशा को अंदर दर्शाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, ये जो कहानी है बूढ़ी काकी
इस कहानी के अंदर प्रेमचंद जी ने एक ऐसे बूढ़े इंसान की कहानी यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है कि जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो बुढ़ापा होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है। कि भाई ये जो बुढ़ापे में जब इंसान बूढ़ा यानी उम्र वाला हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, तो उसके जो शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं वो बच्चे जैसी हो जाती है। वो उनको कुछ न कुछ नया खाने की इच्छा होती है और बच्चों की ही तरह वो रूठ जाते हैं, रोते हैं और बच्चे जैसे ही हरकतें करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो बूढ़ी काकी है, इनकी भी यही हालत थी। कहते हैं कि ये जो बूढ़ी काकी है, इनके घर में कोई भी औलाद नहीं थी। कहते हैं कि इनकी सारी संतानें मर गई थी। सिर्फ उनका एक जो भतीजा है जिसका नाम है बुद्धिराम, वही बचा था। और बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जो संपत्ति है वो बुद्धिराम के नाम कर दी थी, ताकि बुद्धिराम जो है वो उनका पालन पोषण कर सके। लेकिन कहते हैं कि बुद्धिराम ने भी पहले बड़े बड़े वायदे दिखाए थे, लेकिन फिर बाद में वो अपनी बूढ़ी काकी का ध्यान रखता नहीं है। बूढ़ी काकी भी जो है, कहते हैं कि उसे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़्यादा इच्छा होती थी, खाने की। कहते हैं कि अगर उसे टाइम से खाना न मिले तो वो रोने लगती थी। और कहते हैं कि बुद्धिराम के घर में सभी लोग, बुद्धिराम की पत्नी, उसके बच्चे, सब लोग इस बूढ़ी काकी को हैरान करते थे और घर के अंदर कुछ नई चीज़ें खाने के लिए लाते तो बूढ़ी काकी को नहीं देते थे। लेकिन उस घर में बूढ़ी काकी को समझने वाली एक छोटी बेटी थी, लाडली, जो उसकी हमदर्द थी। कहते हैं कि एक बार जब बुद्धिराम का जो बेटा है उसका जो तिलक होता है, तो तिलक का प्रसंग था, तो उस प्रसंग में पूरियाँ और कचौरियाँ बनती है, सब मेहमान आते हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि उस समय ये जो बूढ़ी काकी है, जब खाने का समय होता है तो पूरियाँ और कचौरियों की सुगंध देखकर वो मन ही मन इच्छा करती है कि आज वो खूब खाएगी, लेकिन कोई उसे खाने के लिए देता नहीं है। और इस प्रकार जब खाने में देर हो जाती है तो वो खुद बाहर जाती है। लेकिन जब बाहर जाती है तो उसका जो भतीजा है बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा हर बार उसे डांट कर उसको अपने कमरे में भेज देती है। और यहाँ तक कि उसकी इस सज़ा, यानी उसने ये जो काम किया था इसके लिए उसे सज़ा देते हैं कि उसे खाना भी नहीं देते। लेकिन उसकी जो लाडली थी वो रात को बूढ़ी काकी के पास जाती है और उसके हिस्से की बचाई हुई पूरियाँ वो बूढ़ी काकी को खाने के लिए देती है। और इससे बूढ़ी काकी की जो भूख है वो और बढ़ जाती है और वो अपनी लाडली को ये कहती है कि वो उसको वहाँ पर ले जाए जहाँ पर लोगों ने जूठन फेंकी हुई है। तो लाडली उसे वहाँ ले जाती है और बूढ़ी काकी जो सारी जूठन है वहाँ पत्तले चाटती है। और दूसरी तरफ जब रूपा है उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी जो बेटी है वो
एक तरफ खड़ी है और बूढ़ी काकी वो जूठन खा रही है। तो ये देखकर वो मन ही मन उसे पश्चाताप होता है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो इसके लिए क्षमा करे, और फिर जल्दी बूढ़ी काकी के पास आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है और भंडार में से वो खाना निकाल कर बूढ़ी काकी को देती है और बड़े प्यार से खिलाती है, और अपने जो कार्य के लिए वो माफ़ी भी मांगती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो बुढ़ापा है, इस बुढ़ापे में इंसान को किस प्रकार की तकलीफ़ें उठानी पड़ती है उसको बताने का प्रयत्न प्रेमचंद जी ने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, अब हम ये जो कहानी है वो हम विस्तृत धीरे धीरे मैं आपको समझाते हुए पढ़ने का प्रयत्न करूँगा। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी फिर से पुनरावर्तित। बूढ़ी काकी में भी जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो बुढ़ापा होता है, कहते हैं कि वो बचपन का पुनरागमन होता है। यानी जिस प्रकार बचपन में बच्चा रूठ जाता है, रोता है, वैसे ही ये जो बूढ़ी काकी है वो भी रूठती थी और रोती थी। ये जो बूढ़ी काकी के अंदर सिर्फ एक ही चेष्टा थी और वो थी कि उनकी स्वादेंद्रिय। कहते हैं कि उसे स्वाद के अलावा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, और कहते हैं कि वो अपने दुखों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त उसके पास और कोई सहारा ही नहीं था। उसके सारे जो यानी कि पूरा शरीर जो है वो जवाब दे चुका था, हाथ पैर भी नहीं चलते थे। और कहते हैं कि जब घर के अंदर उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती, या भोजन का समय टल जाता, या भोजन कम होता, या बाज़ार में से कोई अच्छी चीज़ आती और उन्हें न दी जाती, तो वो ये रोने लगती थी। और ये जो रोना होता था वो रोना एक सामान्य सा रोना नहीं था, लेकिन वो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। तरुण यानी बहुत कम उम्र में। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वायदे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यानी वो जो सारे जो वादे थे वो सिर्फ एक सपना दिखाया था, झूठ था, झूठे वायदे थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय, यानी कि उस संपत्ति की जो इनकम थी वार्षिक, वो कम नहीं थी, तथापि
बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, लेकिन फिर भी ये जो बूढ़ी काकी है उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता के कारण उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण हो गया था, यानी कि ये जो स्वार्थ अनुकूलता ने दोनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा कर दी थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। यानी यहाँ पर प्रेमचंद जी ये बताते हैं कि ये जो लड़के होते हैं उनका बूढ़ों के प्रति स्वाभाविक रूप से उनकी बनती नहीं है, और दूसरा कि माता पिता के ये जो रंग ढंग देखकर बच्चे भी उन्हीं की तरह बूढ़ों को सताया करते हैं, और इसी तरह यहाँ बुद्धिराम के बच्चे भी बूढ़ी काकी को हैरान करते थे। कोई उन्हें चुटकी काटता था तो कोई उनके मुंह पे पानी की कुल्ली करता था, और इस प्रकार ये हैरान करते थे, जिससे काकी चीख मारकर रोती थी। लेकिन किसी का उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं था, क्योंकि लोग यही समझते थे कि भाई ये काकी जो है वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, और ये बात सब में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लेकिन किसी का उनके दुख और उनके आर्तनाद पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता था। लेकिन परिवार में अगर कोई था उनका जो हमदर्द था तो वो था उनके भतीजे की जो छोटी बेटी लाडली। वो बूढ़ी काकी से बड़ा स्नेह करती थी। कहती है कि घर के अंदर अपने भाइयों से बचकर वो मिठाइयाँ खाने के लिए बूढ़ी काकी के पास आती थी, कि जिससे वो उन अपने भाइयों से बचकर वो खा सके। लेकिन ये जो उसकी ये जो मिठाइयाँ हैं उसमें से कुछ मिठाई उसे काकी को भी खाने के लिए देनी पड़ती थी, और इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों में एक दूसरे के प्रति इस प्रकार लगाव हो गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति रहती नहीं थी। रात का समय था। कहते कि उस रात के समय में बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही थी, और गांव के जो बच्चे हैं वो विस्मयपूर्ण आश्चर्य से उस घर की ओर देख रहे थे और उसका आनंद
लूट रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आज जो समय था वो समय बुद्धिराम के जो बड़े लड़के का नाम मुखराम है, यानी उसका तिलक आया हुआ था और इसीलिए ये उत्सव हो रहा था। और घर के भीतर सारी स्त्रियां गीत गा रही थी और रूपा जो है वो मेहमानों के भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। एक में पूरियाँ और कचौरियाँ निकल रही थी तो दूसरे में दूसरे पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी और घी और मसालों की जो सुगंध है वो चारों ओर फैल गई थी। कहते कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी और ये जो सुगंध थी उसे एकदम बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि भाई इतनी देर हो गई, अभी तक कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और ये सोच के वो रोने उसको रोना आता है, लेकिन फिर अपशकुन हो जाएगा इस डर से वो रोती नहीं है। बूढ़ी काकी जो है उसकी आंखों के सामने ये जो पूरियाँ और कचौरियाँ की तस्वीरें नाचने लगती है और वो मन ही मन ये जो सपना सजाती है कि किस प्रकार ये जो पूरियाँ हैं खूब फूली फूली, लाल लाल और नरम नरम होगी। उस पर अजवाइन और इलायची उसमें लगी हुई होगी। कैसे कि उसकी जो खुशबू है वो कितनी सुंदर होगी। अगर एक पूरी मुझे मिल जाए तो मैं चक्कर बताऊं। और इस प्रकार वो अपने आप पर उस कंट्रोल नहीं कर पाती, यानी उसका सब्र, उसका बांध टूट जाता है और वो वहीं कड़ाह के सामने जाने का सोचती है और इस प्रकार वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई वहाँ चौखट के पास उतर जाती है और धीरे धीरे रेंगती हुई वो कड़ाह के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ कि जितना कुत्ते का, यानी एक जो भूखा कुत्ता होता है वो खाने वाले के सम्मुख जब बैठता है उतना ही धैर्य काकी को हुआ।
बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रहे थे। यानी घर में उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी और उस काम भी ज़्यादा किया था, इसलिए वो परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली कि ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते बैठते क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। सच ही तो है कि जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा, वो बेचारी अकेली थी और काम करते करते वो थक गई थी और सारा जो काम का जो बोझ था वो उसी के सर पर था और इसीलिए वो इतनी थक गई थी कि अपने आप पर उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो सोच ही रही थी कि भाई ये जो गुस्सा है वो कहाँ पर निकाले। और तभी उसकी जो नज़र है वो काकी पर पड़ती है और जैसे ही काकी को देखती है, अपना सारा गुस्सा काकी पर निकाल देती है और कहती है कि आपके ऐसे पेट पे आग लगे कि आपसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। और कहते हैं कि इतनी क्या जल्दबाजी थी, अभी तक तो मेहमानों ने नहीं खाया और भूख भी नहीं लगा और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई और तुम बाहर निकल आई। तो इस प्रकार ये जो रूपा का गुस्सा देखा और फटकार सुनी तो काकी बेचारी शर्मिंदा हो गई, उनका सर झुक गया और वो वापस अपने कोठरी में चली गई और मन ही मन निश्चय करने लगी कि अब तक जब तक ये मेहमान न खा ले और कोई उसे खाने के लिए बुलाने आए नहीं, तब तक वो बिना बुलाए खाने के लिए नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है हम यहाँ तक रखते हैं। उसका जो दूसरा जो पार्ट है वो जल्द से मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक्स।